Hello, should I start, Shubhya? ठीक. Assalamu alaikum, class 10. How are you? बच्चों, we are going to continue our chapter number 3. Last class में on Monday we were discussing about the composition of Pakistani trade, कि हमारी पाकिस्तान की जो ट्रेड है, तजारत है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और वो किस तरह बनती है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसकी कंपोजिशन किस तरह है, जो एक्सपोर्ट है वो किस तरह हमारी जो है वो किन किन चीजें, कौन कौन सी चीजें हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हम मेनली एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारी फॉर्म अप करती है एक्सपोर्ट को। तो हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है उसके 3 फील्ड्स जो है उसमें वो बहुत ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट जो है वो करती है। टोटल एक्सपोर्ट्स का ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो 3 पोर्शन से आता है। उसमें कॉटन है और कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, फिर चावल है, राइस है, लेदर है और लेदर की प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा तकरीबन 49% का मजमूई हिस्सा जो है वो बनाती है और 67% ये हमारी टोटल उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं, जो चीजें हम बाहर से खरीदते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस तरह से बनती हैं, किस तरह से फॉर्म अप होती हैं, किस तरह हमारी कॉम्पोजिशन जो है वो बन के हमारे पास पहुंचती है, क्या हमारी कॉम्पोजिशन है इम्पोर्ट्स की। तो हमने पढ़ा था कि 2013-14 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आदादो शुमार है, इसके मुताबिक पाकिस्तान की जो टोटल इम्पोर्ट्स हैं वो सिर्फ 8 फील्ड्स में है। वो सिर्फ 8 शोबे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमारी टोटल इम्पोर्ट्स हैं। उसमें मशीनरी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है और हमारा एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल है खाने वाला तेल। फिर हमारा लोहा और स्टील है, खाद और चाय है। ये सब चीजें जो हैं ये हम 8 सेक्टर्स में इनको इंपोर्ट करते हैं, बाजार से खरीदते हैं और इसका जो शेयर है वो तकरीबन 80% है हमारी एक्सपोर्ट्स का। और हमारी जो कुल टोटल इम्पोर्ट्स हैं उसमें जो हमारी बड़ी आइटम्स हैं, उसमें जो हमारी हैवी गुड्स हैं वो तकरीबन 30% उनका शेयर है। रॉ मटेरियल का 10% शेयर है और हमारी जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनका हिस्सा 51% है और ये जो अशियाए सर्फ का हिस्सा 9% है। ठीक है, ये हमारी टोटल इम्पोर्ट्स की कॉम्पोजिशन है। हमारी जो चीजें हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं और हम अपने मुल्क में उनको इस्तेमाल करते हैं और हम दूसरे ममालिक को इन चीजों के लिए पे करते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हमने शुरू करना है पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसकी डायरेक्शंस क्या है, उसकी पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसके रुझानात, ट्रेंड्स क्या हैं, उसकी डायरेक्शंस क्या है, वो किस तरफ जा रही है। ठीक है। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है ऑफ 2013 और 14, अकॉर्डिंग टू दैट पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो 5 कंट्रीज से होती हैं। ये आपने कंट्रीज के नाम प्लीज याद कर लें, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में या एमसीक्यूज में आ जाता है। तो पाकिस्तान अपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो 5 कंट्रीज के साथ करता है। उसमें अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, बांग्लादेश, इटली और स्पेन। ठीक है जी, इन ममालिक के साथ वो अपनी ज्यादातर जो है वो ट्रेड जो है वो करता है। ठीक है। और फिर ये नीचे एक टेबल है, इसमें आपको
जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं और बरामदात की बड़ी जो मार्केट्स हैं एक्सपोर्ट्स की, उसके मुतालिक बताया गया है। तो अमेरिका जो है उससे हम 15% एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से हम 10% एक्सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 8%, अफगानिस्तान से 7%, इंग्लैंड से 6%, जर्मनी से 4%, फ्रांस से 3%, बांग्लादेश से 3%, इटली से 3%, स्पेन से 2%। उसके अलावा जो हमारा सब टोटल है वो 61 है, और उसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उनसे 39% एक्सपोर्ट करते हैं, और टोटल मिलाकर ये 100%। ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2013-14 के अकॉर्डिंगली हमारी ज्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अरब एमिरेट्स, चाइना, कुवैत, सऊदी अरब, ठीक है। जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं, जो हम चीजें दूसरे ममालिक से खरीदते हैं, वो ज्यादातर सऊदी अरब, चाइना, कुवैत, सऊदी अरब, मलेशिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, जर्मनी और इंडोनेशिया के साथ है। इन लोगों से खरीदते हैं। और हमारा जो टेबल गिवन बिलो है, जो टेबल अब हम शेयर करेंगे, वो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बताता है। नाउ टर्न योर पेज। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमारी जो पाकिस्तान जो टेबल है, जो हमारी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का इन डिफरेंट कंट्रीज का हिस्सा बताती है, वो 73% है। और उसमें अरब एमिरेट्स से हम 17% फीसद चीजें इंपोर्ट करते हैं, चाइना से 16, कुवैत से 10, सऊदी अरब से 7, मलेशिया से 5, जापान 5, जापान मलेशिया 5, जापान 4, भारत 4, अमेरिका 4, जर्मनी 3%, इंडोनेशिया 3%। उसके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं डिफरेंट, उनसे हमारी जो है वो 73% हमारा ये सब टोटल बनता है। दूसरे ममालिक से 27%, और कुल टोटल जो है, टोटल बैलेंस जो है वो 100% बन जाता है। ठीक। अब है जी बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बेसिकली ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट है, जिसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो यू कैन राइट योर सेल्फ अपॉन दिस टॉपिक। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ एनी कंट्री किसी भी मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं और इंपोर्ट्स होती हैं, कोई भी मुल्क जो है उसकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है वो उनके दरमियान का जो फर्क है किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसका जो बैलेंस है उसको तिजारत का तवाज़ुन कहते हैं। ठीक है। और अगर हमारी जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं वो हायर होंगी देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। अगर हम ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा चीजें बेचेंगे और पैसा अर्न करेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है मुल्क के लिए, हमारा मुल्क जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, हमारा मुल्क जो है वो अर्न कर रहा है दूसरे ममालिक से एज कम्पेयर ऑफ इम्पोर्ट्स, और एज कम्पेयर कि हमें पे करना पड़ रहा है। ठीक है। Or contrary to this, if the value of import is higher than the value export, then this is called trade deficit. Trade deficit हमारा नुकसान। और से हम ज्यादा चीजें इम्पोर्ट करेंगे, बाहर से खरीदेंगे, बनाकर बेचेंगे, तो हम नुकसान में जाएंगे और हमें अपना बहुत सारा पैसा जो है वो दूसरे ममालिक को चीजें खरीदने के लिए देना पड़ेगा। This type of trade is unprofitable and a country
फॉल्स प्रे डेट। ये जो हमारा इस किस्म का बिजनेस होता है ये हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल होता है, नॉन प्रॉफिटेबल होता है, और जिससे हमारा मुल्क जो है वो कर्जे का शिकार हो जाता है, डेट में पड़ जाता है। क्यों डेट में पड़ जाता है? क्योंकि हमें अपनी जरूरियात जिंदगी दूसरे ममालिक से खरीदनी पड़ती हैं, तो हम उनको जाहिर है पैसा दे के खरीदते हैं, तो हमारे पास उतना पैसा आ नहीं रहा होता जितना मुल्क से बाहर जा रहा होता है, तो हमें फिर दूसरे ममालिक से कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1314, जो पाकिस्तान की टोटल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 20,997 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स हैं, और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, देखो अब एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में हमारी इंपोर्ट कितनी ज्यादा है, हमने कितना पैसा खर्च किया है। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 37,104 मिलियन अमेरिकन डॉलर है, जबकि हमने जो चीजें बेची हैं वो सिर्फ 20,997 मिलियन डॉलर्स की है। इस तरह पाकिस्तान की तजारत का खसारा जो है वो 16,107 मिलियन डॉलर। तो पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है वो तकरीबन 16,107 मिलियन डॉलर है। समझ आ गई आपको? मैं थोड़ा सा आपको और आसान करके क्विकली ये टॉपिक आपको दोबारा बता देती हूँ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। हम अगर ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे और उनको दूसरे ममालिक को बेचेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम उससे पैसा कमाएंगे। तो जब हम ज्यादा चीजें बेचेंगे और कम चीजें खरीदेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिव होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा। मसलन अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप या 1000 रुपीज हैं और आप मार्केट जाते हो और आप 500 रुपीज खर्च करके कोई चीज खरीद के ले आते हो, बाकी के 500 बचा लेते हो, तो आप पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में हो। इसी तरह अगर कोई मुल्क जो है वो 10 लाख की चीज बेचता है और सिर्फ 1 लाख की चीज खरीदता है, तो वो 9 लाख जो है वो उसको पॉजिटिव है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो वो फायदे में है, प्रॉफिट में है। लेकिन अगर कोई मुल्क जो है वो ज्यादा चीजें बाहर से खरीदता है और कम चीजें बेचता है, तो वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में चला जाता है, नुकसान में चला जाता है, खसारे में चला जाता है, और उसकी पॉकेट जो है उससे पैसे ज्यादा निकलते हैं। जिस तरह आपके पास 1,000 रुपया है, आप बाजार जाते हो और आप 1400 रुपए की चीजें खरीद लेते हो, 1,000 रुपया आपकी जेब में है, आप उसको देते हो और आप उसको कहते हो कि बाकी 500 रुपए जो है वो मैं तुम्हें कल दे दूंगा, या मैं किसी से पकड़ के तुम्हें दे देता हूँ। तो आप अपने फादर से, मदर से, या किसी फ्रेंड से, या किसी भी और शख्स से जब वो 500 रुपया लेके दोगे तो आप अंडर डेट आ जाओगे, आप कर्जे के नीचे आ जाओगे, आपको उधार लेना पड़ेगा। तो यही हाल मुल्क का होता है कि अगर मुल्क जो है वो कम चीजें बेच रहा है और ज्यादा चीजें बाहर से खरीद रहा है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो उसे ये चीजें खरीदने के लिए किसी ना किसी मुल्क से कर्ज लेना पड़ता है, तो वो अंडर डेट आ जाता है, वो कर्ज के नीचे आ जाता है। तो हम कहते हैं कि वो डेफिसिट है, उसका ट्रेड डेफिसिट है, कि उसकी जो वो नुकसान में जा रहा है। अब क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बहुत आसान हो गया अब ये। उसके बाद है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मेजर्स टू इरिडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, हमारे मुल्क में जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, उसकी क्या रीजंस है और उसको इरिडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स जो है वो ले रहे हैं। पॉवर्टी इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान का। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की डेफिनेशन क्या है? ये आप अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, और आपको ये क्वेश्चन जनरली भी पता होना चाहिए कि एक शख्स, वो शख्स या कोई भी शख्स जो है वो अगर $1.25 पर डे
जो है उससे कम कमा रहा है, अगर कोई शख्स एक दिन में 1.25 मसलन यानी कि 1.25 डॉलर जो है वो $1.25 जिसे हम कहते हैं वो कमा रहा है, तो उससे कम कमाने वाला शख्स जो है वो गुर्बत की जो है वो लाइन से नीचे है, पावर्टी लाइन से नीचे है। और ये डेफिनेशन दी हुई है आपके वर्ल्ड बैंक ने, दुनिया का जो बैंक है वर्ल्ड बैंक जो है उसकी रिपोर्ट है कि अगर कोई शख्स एक दिन में $1.25 $1.25 से कम कमाता है तो वो पावर्टी लाइन से नीचे है, वो गुर्बत की लाइन जो है उससे नीचे है, और वो बहुत ज्यादा हम उसे हम गरीब कहेंगे। तो हमारा डॉलर आजकल कितने का है? 100 तकरीबन 170 रुपीज का, 168 रुपीज का। तो तकरीबन कोई 250 250 के करीब अगर कोई शख्स कमा रहा है, उससे कम कमा रहा है, तो हम कहेंगे वो गुर्बत की लाइन से नीचे है, वो गरीब है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है पावर्टी की, गुर्बत की, जो हमें वर्ल्ड बैंक ने दी है। और प्रेजेंटली आजकल जो है वो जो हमारे शहरी हैं उनके जो presently 46% of the world 7 million population is the victim of poverty because they earn less than $1। और हमारी जो दुनिया की 7 अरब आबादी है उसमें से 21% अफराद जो हैं वो गुर्बत का शिकार हैं, क्योंकि वो रोजाना $1 से भी कम अर्न कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है उसमें जो 7% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हमारे जो गांव हैं उसमें गुर्बत का जो रेशो है वो 15% है। और पावर्टी की वजह से जो हमारी लोग हैं वो होपलेसनेस का शिकार है। पावर्टी हमें हमारे अंदर क्या चीज पैदा करती है, क्या चीज इनकलकेट करती है? पावर्टी लीड्स टू होपलेसनेस, ना उम्मीदी पैदा करती है, और हमारा पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो कर देती है। हमारी जो माशी तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारा जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर देती है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पावर्टी की वजह से रुक जाती है। जाहिर है जब हर शख्स मुल्क का नहीं कमाएगा, चंद लोग सिर्फ कमाएंगे और बाकी बैठ के खाएंगे, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी गुर्बत जो है वो कितनी ज्यादा प्रिवेल करेगी मुल्क में। ठीक हो गया? तो अब हमारे मुल्क में पावर्टी के रीजंस क्या हैं, हमारे मुल्क में गुर्बत क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं? तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है इज इंक्रीजिंग क्विकली, तेजी से बढ़ रही है। कंपेयर टू दिस देयर इज लेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ज्यादा लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसके कंपैरिजन में जो हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, हमारा चीजें पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। उसके बाद हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई है, हमारा जो है महंगाई बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से गुर्बत बहुत ज्यादा है। फिर हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। फिर इलिटरेसी है और लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। एक तो हमारे मुल्क में लोग इलिटरेट हैं, ना ख्वानदा है, अनपढ़ है, और दूसरा हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारे मुल्क की आबादी का, वो ये है कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की भी कमी है। हम अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम अपने बच्चे का कैलिबर रीड आउट नहीं करते कि क्या वो इस कैलिबर से बिलोंग करता है कि वो मेडिकल कर सके या वो इंजीनियरिंग कर सके, क्या वो इतना केपेबल है। तो हम ये नहीं करते कि उसको बजाय इसके कि अगर वो इतना केपेबल नहीं है तो हम उसको कोई टेक्निकल काम सिखा दें, कोई हम उसको चीज बनानी सिखा दें, कोई फ्रिज ठीक करना सिखा दें, कोई हम उसको टीवी ठीक करना सिखा दें, कोई और चीज बनानी सिखा दें। वो फारिग रहने को प्रेफरेंस देता है एज कंपेयर टू learn some technical education। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट
is very slow and trade activities are very low. हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है और हमारी जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। फिर उसके बाद हमारे जो फ्यू अपॉर्चुनिटीज है लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ड्यू टू कंट्रीज कंडीशन, चूंकि हमारे मुल्क के हालात बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, हमारे मुल्क की जो सियासी लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमारे पास जो है वो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो दूसरे मुल्क से लोग जो हैं वो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में, उनकी तादाद कम है और जो मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो भी लोग जो हैं वो बहुत कम तादाद में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये रीजंस थे पॉवर्टी के पाकिस्तान में। अब हमारी मेजर्स क्या है पॉवर्टी को खत्म करने की, पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी इकदाम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या इकदाम किया है, सबसे पहला ये हमने मेजर लिया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है हमें चाहिए कि वो हम क्रिएट करें इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट शोबों में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों के लिए वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो है वो देनी चाहिए। फिर हमें लोन स्कीम्स फॉर यूथ शुड बी स्टार्टेड, हमें यंगस्टर्स को लोन स्कीम्स स्टार्ट करनी चाहिए, लोन्स देने चाहिए सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेसेस, ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट बिजनेसेस जो है वो रन कर सकें, वो चला सकें, वो स्टार्ट कर सकें, बजाय इसके कि वो जॉब्स के ऊपर रिलाई करें, बजाय इसके कि वो दूसरों के पास एम्प्लॉयमेंट के पीछे भागें, वो अपने बिजनेसेस को खुद स्टार्ट कर सकें। हमें लोन्स जो है वो उनको प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में शुड बी प्रोवाइडेड एड, और वो स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि डिजर्विंग है, बेटा आप अपना पेज चेंज कर लो, मैं भी अपना पेज चेंज कर। ठीक है, तो जो हमारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें एड देनी चाहिए। हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है वो बच्चों को मुस्तकिल जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको इमदाद देनी चाहिए, एड देनी चाहिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई को दोबारा से जारी रख सके। और हमारी जो सिटीजन्स हैं शुड बी प्रोवाइडेड विद बेसिक फैसिलिटीज, और हम अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज उनको हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, बुनियादी जरूरियात उन्हें फराहम की जानी चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद है जो हमारे डिजर्विंग पीपल शुड बी हेल्प विद फाइनेंसेस फ्रॉम बैतुल माल एंड ज़कात फंड, और हमारा जो बैतुल माल और ज़कात फंड है उससे भी डिजर्विंग लोग जो है उनकी मदद की जानी चाहिए। अब बैतुल माल और ज़कात फंड क्या है? ज़कात तो आपको पता है कि हम अपनी जो माल है, जो अपनी दौलत है, जो अपनी वेल्थ है, उसका 2.5% जो है वो ज़कात काटते हैं अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। तो वो ज़कात जो है वो बैंकों से और डिफरेंट जगहों से गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है और वो ज़कात फंड में उसको डालती है और वो डिजर्विंग जो लोग हैं उनको देती है। और उसी तरह बैतुल माल जो है वो बैतुल माल भी एक चैरिटी और सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हेल्प करती है पुअर एंड नीडी लोगों को पाकिस्तान। तो बैतुल माल जो है वो चैरिटी कलेक्ट करता है, चंदा कलेक्ट करता है, और ये एक सोशल
वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, समाजी जो बहबूद है उसका इदारा है, और ये हमारे मुल्क में जो गरीब और ज़रूरतमंद अफराद हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है और उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में जो बैतुल माल और ज़कात फंड है उससे लोगों को हेल्प करें, ताकि लोग जो हैं वो बेहतर जिंदगी जो है उसको गुजार सकें। समझ आ गई? उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सी पोर्ट्स क्या होते हैं? हमारे जो बंदरगाहें हैं, जो हमारी समंदरी बंदरगाहें हैं, उनका जो पोर्ट्स हैं उनको सी पोर्ट्स बोलते हैं। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान सी पोर्ट्स होल्ड अ स्पेशल पोजीशन, इट हैज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। पाकिस्तान के सी पोर्ट्स जो हैं की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, और नियरली ऑल ऑफ पाकिस्तान ट्रेड, पाकिस्तान की जितनी भी तजारत है वो कैरी आउट होती है थ्रू सी रूट्स। वो पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बिजनेस जो है वो समंदरी रास्ते से होता है। समंदर के रास्तों से हम पाकिस्तान की तजारत जो है उसको करते हैं, और इस पर्पस के लिए द ओल्डेस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान इज इन कराची विच इज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और इस तजारत के लिए पाकिस्तान की सबसे पुरानी जो सी पोर्ट है वो कराची में है, और हमारी ज्यादातर तजारत जो कि कराची पोर्ट जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, दुनिया का जो बैनुल अक़वामी मेयार है उसके मुताबिक वो बना हुआ है। और यहाँ पर इस पोर्ट पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ट्रेड गुड्स फ्रॉम शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स। और जो बहरी जहाज़ों में ऑयल जहाज़ों में सामान आता है, और जो ऑयल टैंकर्स आते हैं उनसे सामान जो है वो जो तिजारत का सामान है उसको लादने और लोड करने और अनलोड करने, मतलब लादने और उतारने की फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपरली यहाँ अवेलेबल है। और द इंक्रीजिंग नेशनल रिक्वायरमेंट लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिन कासिम पोर्ट इन ईस्ट ऑफ कराची। लेकिन मुल्क की जो इंक्रीजिंग नीड्स हैं उनको देखते हुए जरूरियात की खातिर कराची से ईस्ट की तरफ बिन कासिम पोर्ट जो है वो भी बनाया गया है। बिन कासिम पोर्ट जो है उसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, और फर्स्ट स्टेज पर यहाँ पर जो है वो 8 बर्थ्स जो है वो बनाई गई है। बर्थ्स क्या होती है? बर्थ्स होती है वेयर शिप्स जो है वो टाइज अप, जहाँ पर वो शिप्स को एलोकेट होती है एक जगह डॉक के ऊपर, उस जहाँ पर शिप जो है वो आके लगती है, जो आकर खड़ी होती है, बांधी जाती है, रखी जाती है। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज के ऊपर जहाज को ठहराने के लिए 8 बर्थ बनाए गए हैं, और बिन कासिम वो लोकेटेड है पाकिस्तान स्टील मिल्स, और वो पाकिस्तान की जो स्टील मिल्स है उसके पास वाक़या है। लिहाजा इसे बड़े कारखानों का जो सामान और रॉ मटेरियल है उसकी जो इस्तेमाल है उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो जो बिन कासिम पोर्ट है इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर लार्ज स्केल फैक्ट्रीज एंड रॉ मटेरियल। उसके बाद बलूचिस्तान कोस्ट लाइन के ऊपर एक सी पोर्ट जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ गवादर में चाइना की हेल्प के साथ लगाया गया है। जदीद सहूलतों के साथ इस बंदरगाह को बनाया गया है, और बिजनेस के लिए ये सी पोर्ट जो है ये शिप्स जो फॉर ट्रेड पर्पसेस जो है शिप्स होल्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस अलोंग विद फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय सी पोर्ट्स। और जो हमारी बंदरगाहों की सहूलतों के साथ साथ जो हमारे
शिप्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अंडर काम करते हैं, अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और टू कैरी आउट ट्रेड्स टू फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान हैज मोर देन 50 कार्गो शिप्स। ठीक है, 50 से ज्यादा कार्गो शिप्स हैं। कार्गो शिप्स बोलते हैं जो सामान लेकर जाते हैं, जो सामान बर्दार जहाज होते हैं। और दीज आर वेरी बिग बट कैन ट्रेवल टू डिस्टेंट सी रूट्स इजीली। और ये बहुत बड़े जहाज हैं, लेकिन ये आराम से समंदर में सफर करते हैं। और ये शिप्स जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों को जापान, चाइना सी पोर्ट्स में इन ईस्ट, मगरिब में जापान। जो हमारा ये जहाज है ये मशरिक में जापान और चाइना की सी पोर्ट्स को सामान देते हैं, और मगरिब में जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं के अलावा जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन और अमेरिका, वेस्ट में उनको भी माल पहुंचाते हैं, उनकी सी पोर्ट्स को भी माल पहुंचाते हैं। और इन ममालिक का माल जो है वो पाकिस्तान लेकर आते हैं, और जो हमने चीजें खरीदी हुई हैं इन ममालिक से उनको लेकर पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान के लिए ह्यूज प्रॉफिट्स जो है वो अर्न करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ड्राई पोर्ट्स हैं जिन्हें हम खुश्क बंदरगाहें बोलते हैं या खुश्क गोदियां बोलते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत रिपीटेडली आता है। तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन आया होता है कि पाकिस्तान की 5 इम्पोर्टेंट ड्राई पोर्ट्स के नाम लिखें। तो ये आपके अभी हम नाम पढ़ेंगे तो ये आपने लिखने हैं। तो अब हमने देखना है कि ड्राई पोर्ट होती क्या है। ड्राई पोर्ट खुश्क गोदी, खुश्क पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स तो होते हैं ना जो समंदर के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ड्राई पोर्ट्स जो हैं ये इनलैंड होते हैं, ये सेंटर में होते हैं, ये हमारी जो इनर पार्ट होता है कंट्री का उसके अंदर होते हैं, कोस्टल एरियाज पर नहीं होते। ये टर्मिनल्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं रोड और रेलवे को सी पोर्ट के साथ। तो सी पोर्ट से सामान जो है वो इधर आता है और ये ऑपरेट करते हैं एज अ सेंटर फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ सी कार्गोज। और ये सेंटर होते हैं जो सी कार्गोज हैं, जो समुद्री सामान के जहाज हैं, उन कंटेनर्स को मूव करते हैं, लेकर आते हैं फ्रॉम वन वेसल टू अनदर, एक जहाज से दूसरे जहाज में मुंतकिल करते हैं। और कुछ देर के लिए सामान जो है वो इन पोर्ट्स पर हैंडल किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो बेसिक फंक्शन है ड्राई पोर्ट्स का वो क्या है। बेसिक फंक्शंस ड्राई पोर्ट के होते हैं टू हैंडल गुड्स, टू स्टोर गुड्स एंड रेगुलेटरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स जो है इंटरनेशनल ट्रेड में वो भी इस जगह पर की जाती है। तो वो सामान जो शिप के जरिए ड्राई बाहर के ममालिक से आता है तो उसको फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाने से पहले कुछ देर के लिए यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर हैंडल किया जाता है। तो ये ट्रांजिट पीरियड होता है उस सामान का। और ये जो ड्राई पोर्ट्स हैं इनका बेसिक काम होता है कि सामान को प्रॉपरली हैंडल करें, उसको प्रॉपरली स्टोर करें और उसकी इंस्पेक्शन को, उसकी जो देखभाल है उसको रेगुलेट करें, जो ताकि उसको आगे भेजा जा सके। ठीक है, अब आई होप कि आपको जो है वो प्रॉपरली समझ आ गया है कि ड्राई पोर्ट होते क्या हैं। ड्राई पोर्ट क्या होते हैं, यहाँ पर सामान जो है वो दूसरे जो सी पोर्ट्स वगैरह से यहाँ आता है, या जो एयरपोर्ट के जरिए सामान आया होता है वो इस जगह इधर जो इंटरनेशनल ट्रेड और बड़ी है वो यहाँ पर कुछ देर के लिए ट्रांजिट पीरियड में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाता है। तो in 1967
The Federal Ministry of Industries presented the plan for dry ports to the government of Pakistan। और हमारा 67 में जो हमारा फेडरल मिनिस्ट्री है उसने प्रेजेंट किया था एक प्लान पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने ड्राई पोर्ट्स के मुतालिक। और पहला ड्राई पोर्ट जो था पाकिस्तान में वो लाहौर में 1973 में बना था। उसके बाद बहुत सारे ड्राई पोर्ट्स बने जिसमें कराची में 1974 में बना, कोयटा में 84 में, पेशावर में 86 में, मुल्तान में 88 में, उसके बाद रावलपिंडी में 1990 में ड्राई पोर्ट्स बने। और इसके अलावा जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसने भी कुछ ड्राई पोर्ट्स जो हैं उन्हें तामीर किया है, जिसमें सियालकोट में ड्राई पोर्ट जो है वो 84 में बना, फैसलाबाद में 94 में, ये इम्पोर्टेंट है। और इन ड्राई पोर्ट्स की वजह से हमारी जो नेशनल ट्रेड है उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। और इससे हमारी जो ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमारी ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा रेस की है, हमारी ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी ट्रेड को फ्लरिश करने का मौका जो है वो इस की वजह से जो है वो मिला है। ठीक हो गया बेटा? नाउ इट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3 है वो आज खत्म हो गया है। नोट्स होपफुली आपको मिल गए होंगे सारी किताब के। अगर नहीं मिले तो इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9 अपनी नेक्स्ट क्लास में आफ्टर ईद वेकेशंस। टिल देन अल्लाह हाफिज।